बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर सन्स। होपफुली तमाम बेटे बिल्कुल खैरियत से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लास्ट लेक्चर। फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कल सिलसिला मुनक़ते किया था, रिज्यूम करेंगे। थोड़ी सी ओरिएंटेशन की बात करने के बाद हम फर्स्ट मेन टॉपिक पे आएंगे। तो चंद बेटों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम की सिलसिले में मुझे बता सकेंगे। जी बेटे 182018 आप रेस कर दीजिए हैंड। 29, 31, 35। जी बेटे ये 3 to 4 बेटे रेस करते हैं। बाकी फिर जब क्वेश्चंस की बारी आएगी तो फिर आप कोई भी जिसे भी क्वेश्चन पूछना हो वो अपना हाथ बुलंद कर सकता है। जी और बेटे भी आ जाए। 2018, 29, जी 2 बेटे और चाहिए। चले ओके जी। अब अगर किसी बेटे का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी जी बेटे कोई क्वेश्चन है किसी का? आई एम ऑडिबल ये बता दीजिए। यस सर। ठीक है जी। जी बेटा क्वेश्चन तो नहीं ना कोई फिलहाल? नो सर। चलें ठीक है, कल जहां से हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स मूव जी। जी तो आपके सामने सेंटेंस है जो हमने इसमें बताना है कि ये सिंपल है, कंपाउंड है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। देखिए वन क्लॉज होगी, एक सब्जेक्ट और उसका रिलेटेड वर्ब, तो हम कहेंगे ये सिंपल है। अगर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मजीद आ रहा है और वो फैन वॉइस के साथ कंबाइंड हुआ है, फैन वॉइस में फॉर एंड, फैन वॉइस एक्रोनिम है ना, नॉर, बट, और, येट और सो, इनके साथ एक पूरी क्लॉज यानी क्या मौजूद है, सब्जेक्ट और उसका रिलेटेड वर्ब। तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया जाएगा तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है जी। अगर कोई डिपेंडेंट क्लॉज है यानी दूसरी कंजंक्शन के साथ मिली हुई है, जैसे व्हेन, इफ, व्हाइल वगैरह है, फिर वो कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। और अगर दो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है तो फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट से लेकर मूवमेंट तक एक क्लॉज बन रही है। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि एंड के बाद पॉक द बॉल एक अलहदा क्लॉज है। याद रखिए एंड के बाद यहाँ सब्जेक्ट एक आना चाहिए, फिर हम इसे अलहदा क्लॉज का दर्जा दे सकते हैं। तो चूंकि एंड के बाद अकेला वर्ब है पॉक्ड, अगर यहाँ आए हो या कोई और सब्जेक्ट हो फिर हम कहेंगे ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होगी और यहाँ तक कंपाउंड बना। अब इस सूरत हाल में ये सिर्फ सिंपल बन रहा है, यानी एक क्लॉज चल रही है आय से लेकर मूवमेंट तक। उसके बाद एज इफ एक और कंजंक्शन आ गई और इसके बाद पूरी क्लॉज मौजूद है, आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक। तो ये देखिए एज इफ वाली डिपेंडेंट क्लॉज है और आई वाली मूवमेंट तक इंडिपेंडेंट है। ऐसा कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगेन कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स इसका आंसर है जी। इसके बाद देखिए करेक्ट सिनोनिम के तौर पर वोकैबुलरी नोबडीज पोजेशन, बैरियर भी नहीं है और इसको
हवा भी नहीं बनाना। अस्टाउंडेड आपके माइंड में स्ट्राइक किया इसने कि ये आपने कहाँ पढ़ा है, बटन में। इसके अलावा द पीस ऑफ स्ट्रिंग में पढ़ा आपने। तो क्या है, बहुत ज्यादा हैरानगी की एक बहुत बड़ी डिग्री है, फ्रीक्वेंसी डिग्री है, ब्रीज तो नहीं है क्या। तो ज्यादातर कि यहाँ हमें ना तो आप चाहिए एक करते चाहिए, कंटेंटेड भी नहीं है और डिप्रेस्ड भी नहीं है। दैट इज व्हाई वी हैव टू चूज बीटा स्टंट। इसी तरह से एंटोनिम पूछा जाता है। की भी एक पूरी साइंस है, उनका इंप्रेशन है, राइट। वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अकॉर्ड ए से है, अकॉर्ड ये हार्मनी का सिनोनिम है। हार्मनी आपने कहाँ पढ़ा हुआ है रुबायात में? on which the nation's harmony depends, empty of concord is the soul of Europe। यहाँ देखिए concord भी मौजूद है। concord, harmony, compatibility और accord synonyms है सारे। हमें एंटोनिम चाहिए, एक ही वर्ड है, that is discord। कभी कभार आर्टिकल भी पूछा जाता है 2020 के। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस और क्लोज। बाकी तकरीबन सारे के सारे 19 और 20 के पेपर्स में आए हुए हैं। तो आर्टिकल्स फिल इन दी ब्लैंक में हमें यूज करना है। अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडरस्टॉर्म। किसी खास अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही तो दी तो नहीं चाहिए, राइट। इसी तरह से हमें ए भी नहीं चाहिए। अम्ब्रेला वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ हमें एन चाहिए। कोई क्लास की नुमाइंदगी भी नहीं हो रही, राइट। एक सिंपल बात हो रही है कि एक छतरी थंडरस्टॉर्म तूफान में कोई फायदा नहीं देती। अब तूफान हो जबरदस्त तो छतरी कहाँ संभाली जाती है। इसका मतलब हमें यहाँ दी नहीं चाहिए, हमें यहाँ ए नहीं चाहिए और आर्टिकल जरूर चाहिए। उसकी वजह क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखिए, नॉर्मली सिंगुलर काउंटेबल नाउन कोई ना कोई आर्टिकल लेते हैं, ए या एन या दी। प्लूरल होंगे ए एन की ऑप्शन तो खत्म हो जाती है ना। तो मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट। तो नॉर्मली और जनरली एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन या ए या एन या दी तीनों में से एक आर्टिकल लाजमन लेता है। अगर मैं कहूँ आई बॉट बुक तो ये रॉन्ग होगा। आई एम टू से आई बॉट अ बुक या आई बॉट द बुक। द कब यूज कर रहा हूँ, दी जब स्पेसिफिकेशन, अदरवाइज ए लगा रहा हूँ। तो लाजमन हमें आर्टिकल चाहिए। जी, डी और ए को रिजेक्ट किया, एन को चूज कर रहे हैं और डेल्टा ऑप्शन भी रिजेक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल तो चाहिए, एन अम्ब्रेला। नंबर 13 जी, नॉट ओनली द पेरेंट्स बट ऑल्सो देयर सन डैश। नॉट ओनली का रूल आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाला सब्जेक्ट काउंट होगा, उसके मुताबिक हमें वर्ब यूज करना होता है। तो बाद में देयर सन है, इसके मुताबिक हमें वर्ब चाहिए। ऑप्शन हमारे पास चार हैं, हैज कॉल्ड, हैव कॉल्ड, हैव बीन कॉल्ड, हैज बीन कॉल्ड। पहले तो आपने प्लूरल वाली बीटा और चार्ली को एलिमिनेट किया। अब आपने देखना है कि हैज कॉल्ड है या हैज बीन कॉल्ड है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ एक्ट कर रहा है या रिसीव कर रहा है। एक्ट करेगा तो एक्टिव वॉइस में, और अगर एक्शन रिसीव करेगा तो पैसिव वॉइस में। क्या वालदैन, ना सिर्फ वालदैन बल्कि उनके बेटे ने इंटरव्यू के लिए किसी को बुलाया या उन्हें बुलाया गया है? पैसिव है, बुलाया गया है। तो इसका मतलब बिन के साथ हमें सिंगुलर ऑप्शन चाहिए, दैट इज हैज बीन कॉल्ड, डेल्टा ऑप्शन। अब ये ट्रिकी है, पेरेंट्स और सन एक से ज्यादा चीजें हैं और सीमिंगली लगता है कि यहाँ हैव बीन चाहिए। तो दिस इज द ट्रिक हियर। तभी हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को टच करेंगे इन अ कपल ऑफ मिनट्स इंशाल्लाह। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जहन में बैठा लीजिए, बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक हमने वर्ब यूज करना है। बाद में देयर सन है इसलिए सिंगुलर चाहिए। गॉट इट जी? हाँ जी। अब है 15 मिनट्स डैश अलाउड टू ईच स्पीकर। यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कोई वर्ब चाहिए हमें, सिंगुलर चाहिए या प्लूरल चाहिए।
अब 15 मिनट्स आम हालात में सिंगुलर ज्यादा जाना जाता है। मैं कहता हूं जी 15 years is a long time to spend in jail, right? 50,000 rupees is a great sum। आम हालात में हम सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। 15 मिनट्स विल बी अलाउड, 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। अब ऑप्शंस पे जाके देखते हैं कि इन्हें कैसे डील करना है। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शंस है, इज, आर, वर और आर बीइंग। अब यहाँ वर की अगर हम बात करें तो यहाँ टाइम मार्कर कोई नहीं है हमारे पास। इसका मतलब अगर हम प्लूरल समझे कि यहाँ प्लूरल आना है, फिर तो आर भी आ सकता है, वर भी आ सकता है, और इवन आर बीइंग भी आ सकता है। 15 मिनट हर स्पीकर को दिए जाते हैं, दिए गए थे, दिए जा रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि बीटा, चार्ली और डेल्टा ठीक नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शंस ठीक नहीं हो सकती। दूसरी बात, हमारे जहन में ये सेटल्ड होना चाहिए कि ये प्लूरल यूनिट वर्ड है। जैसे अभी हमने 50,000 रुपीज वगैरह की बात की है, तो आम हालात में इन्हें हम सिंगुलर वर्ब देते हैं, एक यूनिट कंसिडर करते हैं। दैट इज व्हाई वी आर टू यूज इज। 15 मिनट्स, अब इट इज अंडरस्टूड इट्स अ पीरियड, टाइम पीरियड। 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। ये नस्ट का एमडी कैट का क्वेश्चन है 2020 का, तो हमने इसको चूज किया। लास्ट वाले को हम डिस्कस कर रहे हैं जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दे हैव पेंटेड देयर हाउस पर्पल। अब ये क्या पूछा जा रहा है? द सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, मोनोट्रांसिटिव, डायट्रांसिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव एक ऐसा वर्ब है जो जिसपे एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा, तभी इसे ट्रांसिटिव बोलते हैं, राइट? ट्रांसिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जहां एक्शन ट्रांसफर हो डूअर से परफॉर्मर पर, जैसे ही किल्ड अ स्नेक। तो यहाँ किल एक ऐसा ट्रांसिटिव वर्ब है, किलिंग का एक्शन ही से स्नेक पर ट्रांसफर हो रहा है। जहां नहीं होता उसे इंट्रांसिटिव बोलते हैं, जैसे ही लाफ्ड, राइट? द ओल्ड मैन डाइड, यहाँ आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसे इंट्रांसिटिव बोलते हैं। अब पूछा गया कि मोनोट्रांसिटिव है, मोनोट्रांसिटिव का मतलब है एक ही, जैसे मैं कहता हूँ ही किल्ड अ स्नेक, तो ऐसी सूरत हाल को बोलते हैं मोनोट्रांसिटिव। अगर 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो उन्हें डाइट्रांसिटिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ बुक, मी और बुक यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी चीज को डाइट्रांसिटिव बोलेंगे। ये दोनों यहाँ नहीं है, दोनों को रिजेक्ट किया। चार्ली है कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। अब अगर हमें इसका आइडिया नहीं है तो इंटेलिजेंटली हम गेस करते हैं, इसको एलिमिनेट नहीं किया, पास रखा, डेल्टा में आ जाए। रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव आपको पता है सेल्फ वाली प्रोनाउन के साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो कैसे ये होता? अगर मैं कहता ही हर्ड हिमसेल्फ, अगर ऐसी सूरत हाल होती सेल्फ वाली, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव होना था। तो हमने अल्फा, बीटा और डेल्टा को एलिमिनेट किया। डेफिनेटली एक ही ऑप्शन बची है, इवन वी आर अनश्योर दैट इज द राइट ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। यहाँ एक ऑब्जेक्ट मौजूद होगा हाउस, और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट होगा कि उसे कैसे किया। दे हैव पेंटेड देयर हाउस पर्पल। इसको डिटेल से तो डिस्कस करना है, जस्ट इट इज अ ग्लिम्प्स। तो इस तरह से हमने काफी हद तक एक ग्लांस, एक ओवरव्यू लिया है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसी बेटे का कोई क्वेश्चन है तो ही इज मोर देन वेलकम जी। जी जब 2 सेंटेंस फैन बॉय के साथ नेक्स्ट नहीं तो फैन बॉय के बाद आता है वो इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट? फैन बॉयज के साथ बेटे अगर मिलाना है ना तो दोनों इंडिपेंडेंट होती है। फैन बॉयज मिलाती इंडिपेंडेंट को है। फैन बॉयज जितनी भी ये कंजंक्शन है, ये पहचान है, इसको पक्का कर लें कि फैन बॉयज ऐसा सेट कंजंक्शंस का है जिसने इंडिपेंडेंट को मिलाना है, राइट? जी बेटे 114। सर आपने वो 15 मिनट्स इस वाला क्या बताया था, वो रिपीट करना। 15 मिनट्स आम हालात में सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकता है। ज्यादातर जनरली ये सिंगुलर यूज करते हैं, टाइम ड्यूरेशन।
It is a plural unit word. 50,000 rupees is a great sum, right? 10 miles is a long distance. इस तरह से करके हम इसे एक सिंगल वर्ब दे रहे होते हैं नॉर्मली। अब हमने देखा कि 15 मिनट्स के साथ इज, आर, वर और आर बीइंग है। देखिए अगर ये प्लूरल होता तो आर भी ठीक है, वर भी ठीक है, टेंस की तो कोई बात नहीं है, वहां टाइम का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ना आर है ना वर है, और आर बीइंग भी फिर ठीक हो सकता था। इसलिए एक ही ऑप्शन बचती है जो डिफरेंट है, जो वहां फिट बैठेगी, दैट इज 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर, यानी 15 मिनट्स पीरियड, टाइम, ड्यूरेशन इज अलाउड। जी बेटे, हाँ जी बेटे 199। सर ये पूछना था सर, ये डायरेक्ट ट्रांसफर का थोड़ा सा बता दें एक बार। डायट्रांस बेटा टू जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ही गेव मी अ बुक, मी भी है और बुक भी है। शी सोल्ड हर सिस्टर अ फ्रॉक, फ्रॉक भी है और सिस्टर, दोनों ऑब्जेक्ट है। ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाए तो डाई, डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू। जी बेटे 491। जी सर वालेकुम। 15 मिनट्स हैव पास्ट आएगा या हैज पास्ट आएगा अगर बेटा ऐसे कोई सेंटेंस हो? देखें दोनों तरह से ठीक है, लेकिन जनरली हैज पास्ट। 15 मिनट्स को हमने जनरली सिंगुलर कंस्ट्रक्शन देनी होती है दोनों ठीक, रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक, थैंक यू। बेहतर ये है। ठीक है जी, चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करें। अगर किसी और बेटे का क्वेश्चन है तो पुट कीजिए जल्दी से। सर रिफ्लेक्सिव का बता दें एक बार। रिफ्लेक्स सेल्फ वाले के साथ बेटे, सेल्फ वाले के साथ। ही हर्ट हिमसेल्फ, वी एडमायर आवरसेल्व्स, वी एडमायर आवरसेल्व्स। जहां एक्शन डूअर पर वापस आए, जहां एक्शन डूअर पर वापस आए उसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वो रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव कहलाता है। जी बेटे सर कॉम्प्लेक्स क्लॉज का बता दें। कॉम्प्लेक्स क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है बेटे, सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ऐसी क्लॉज जो अलहदगी में सेंटेंस का स्टेटस नहीं रखती। मैं ये नहीं कह सकता इफ यू वर्क हार्ड और स्टॉप लगा दूं, आप इंतजार कर रहे हैं कि आगे मैंने क्या कहना है। ऐसी हर क्लॉज को हम डिपेंडेंट बोलते हैं। इफ यू वर्क हार्ड क्या है, रिजल्ट तो कोई भी नहीं है, तो इफ की वजह से ये डिपेंडेंट हो जाती है। ऐसा कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। गॉट इट जी। चले आइए आज के सेशन में मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, अब आपने नोट करते रहना चीजें, फिर मिड में मैं आपसे थोड़ी देर बाद जरूर पूछूंगा, इसी तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जी डे 2 है हमारे पास आज, और हमारा आज चल रहा है जी टॉपिक 1 जी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसे कॉनकॉर्ड का नाम भी दिया जाता है जी। देखिए कोई भी डिसएग्रीमेंट पसंद नहीं करता, सेंटेंसेस भी नहीं करते। सेंटेंसेस भी एक ऐसी स्पिरिट रखते हैं कि वो डिसएग्रीमेंट पसंद नहीं करते। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, बट दीज टू मस्ट अग्री विद ईच अदर, ये हमें पता है। सिंपल सी बात है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट डिमांड्स अ सिंगुलर वर्ब, अ प्लूरल वर्ब। तो ग्रामर वर्ल्ड में इस रूल को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड का नाम दिया जाता है। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है इंग्लिश ग्रामर या लैंग्वेज का। बाहर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, इट्स अ नो ब्रेनर, कुछ तंग करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन थिंग्स कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड व्हाइल टॉकिंग अबाउट, जब हम बात कर रहे हों फॉर एग्जांपल मनी की और टाइम। अभी जैसे 15 मिनट्स की बात की है, देखिए इस तरह की कोई बात आ रही हो तो चीजें कुछ ट्रिकी हो जाती हैं। रकम की बात हो रही हो, जैसे मैंने कहा 50,000 रुपीज इज अ ग्रेट सम, इस तरह की कोई बात हो
कलेक्टिव नाउन्स आ गए, जैसे हमारे पास द ज्यूरी है, वो कभी हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं, कभी प्लूरल यूज कर रहे हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस है हमारे पास, ईच, एवरी, सम, एनी वगैरह ऐसी चीजें। और इंटरप्टिंग फ्रेजेस जैसे एज वेल एज की कल भी हमने बात की। तो ऐसी जब चीजें आ जाए तो चीजें कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सब्जेक्ट सिर्फ काम करने वाला नहीं है, जहन में पक्का कर लीजिए, काइंडली गौर से सुनिए बात। सब्जेक्ट सिर्फ परफॉर्मर नहीं है, ये कभी कभार रिसीवर भी है। और हिस्सा है। Am I audible? सर अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ यस रही थी। सर। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ जी कि क्या बात कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट हमारा सबसे अहम हिस्सा है सेंटेंस का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। कभी कभार वो एक्शन परफॉर्म करता है, कभी वो रिसीव करता है, कभी कुछ भी नहीं कर रहा। जैसे देखिए अभी आपके सामने एग्जांपल होंगी, ये जो 3 बातें मैंने कही हैं वो आपके सामने है रिटर्न में। एग्जांपल से बात क्लियर करते हैं, पक्का कर लेंगे सब्जेक्ट क्या है। वी टेक एक्सरसाइज में वी, इसके बारे में बात हो रही है। 2 चीजें हैं, वी और एक्सरसाइज। ज्यादा फोकस है वी पर, इसलिए वी हमारा सब्जेक्ट है। एसवीओ का स्ट्रक्चर आपके ज़हन में है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो उस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे पास वी हमारा सब्जेक्ट है। एक्सरसाइज टेकन बाय अस, अब यहाँ देखिए अस हमारा सब्जेक्ट नहीं है, एक्सरसाइज है। इसके बारे में हम फोकस कर रहे हैं, एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज और अस 2 चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम सब्जेक्ट बना के शुरू में ला रहे हैं। ऊपर वी टेक एक्सरसाइज में वी हमारे लिए अहम था, हमने इसे सब्जेक्ट बनाया। सेकंड में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज पे हमारा फोकस है, हमने इसे सब्जेक्ट बनाया। और अब ही सीम्ड हैप्पी में किसके बारे में बात हो रही है? तो पक्की बात होगी कि मोस्ट फोकस्ड थिंग, कोई भी चीज या शख्स जिस पे हमारा ज्यादा फोकस है वो हमारा सब्जेक्ट है। वो हम शुरू में ले आते हैं, राइट, वो हम शुरू में ले आते हैं, चाहे वो एक्शन परफॉर्म करे चाहे रिसीव करे। थर्ड में देखिए कोई एक्शन नहीं है, ही सीम्ड हैप्पी में कुछ भी एक्शन नहीं है, फिर भी ही हमारा सब्जेक्ट है। वो खुश दिखाई दिया, बाकी फर्स्ट और सेकंड में एक्शन है, तो सब्जेक्ट को पक्का कर लीजिए। इसी तरह से वर्ब के भी 3 फंक्शंस हैं। सम एक्शन हेल्प्स अनदर वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और कोई शो स्टेट कर सकता है। जैसे मैं कहता हूं द डॉक्टर इज काइंड, अब देखिए इज ने ना एक्शन परफॉर्म किया, ना इज ने किसी और वर्ब की हेल्प की, तो इसका मतलब ये स्टेट शो कर रहा है काइंड होने की। तो 3 काइंड्स हैं वर्ब्स की भी, एक्शन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स। वही एग्जांपल्स हैं, लेकिन अब हमने अंडरलाइन चीजों को बदल दिया। टेक हमारा पहले में एक्शन वर्ब है, इज हेल्पिंग है, टेकन एक्शन है, और सीम्ड स्टेटिव है। ऑब्जेक्ट को भी जरूर देखें एसवीओ, ताकि आगे फिर हम एसेंशियल्स के बाद बात कर सकें। तो ऑब्जेक्ट भी 2 तरह का है, एक तो हमें पता है कि जिसपे एक्शन फॉलो हो रहा है, वेरी सिंपल है, वो हमें पता है, शी बॉट अ न्यू फोन। इसमें फोन हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्शन रिसीव कर रहा है। मदर्स लव देयर चिल्ड्रन में चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, ये तो हमें पता है इसका फंक्शन। एक और फंक्शन है, उसको भी पक्का करें, क्या है जी वो? द थिंग और पर्सन अटैच्ड टू सम प्रेपोजिशन, राइट, सिर्फ एक्शन रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता। दूसरा इसका फंक्शन या डायमेंशन है प्रेपोजिशन के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो, फिर हम उसे बोलेंगे कि ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, एक्शन का नहीं है। जैसे दिस पैकेट इज फॉर अस, अब देखिए फॉर प्रेपोजिशन है, इसके साथ हमने वी यूज नहीं किया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना है, और ऑब्जेक्ट ने ऑब्जेक्टिव केस में ही आना है, दैट इज वाई यहाँ हमने अस यूज किया। फिर एक्शन का भी एक रूल हमारे सामने आ गया कि नॉर्मली प्रेपोजिशंस के बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस।
दैट इज वाई हमने यहाँ वी यूज नहीं किया। वी गो टू कॉलेज रेगुलरली, अब यहाँ कॉलेज देखिए टू के साथ प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन प्रेपोजिशन है, यू और मी ऑब्जेक्ट्स है, तभी हमने यहाँ ये नहीं यूज किया दिस इज बिटवीन यू एंड आई। ये एक करेक्शन का रूल है, इसे अपने माइंड में सेटल कर लें। तो हमने जल्दी से देखा कि एसवीओ क्या है। रिव्यू क्या है? सब्जेक्ट सबसे अहम है सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं। वर्ब एक्शन और हेल्पिंग और स्टेटिव हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट या तो एक्शन से अफेक्ट होगा या वो किसी प्रेपोजिशन से अटैच होता है। तो हमने चूंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है तो उसमें हमें पता हो कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। यहां तक कोई बात जी, एसवीओ की बात की है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कोई आपको नहीं बात क्लियर हुई तो काइंडली जरूर पूछिए। यस सर दिस इज बिटवीन यू एंड मी में आपने कोई बात की है, सॉरी मैं सुन नहीं सका। बिटवीन बेटे, बिटवीन प्रेपोजिशन है ना, इसलिए हमने मी यूज किया, आई यूज नहीं किया, इसलिए हमने यहाँ आई यूज नहीं किया। यू ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यू है शेप वाइज, और सब्जेक्ट के तौर पर भी यू है। जैसे मैं कहता हूँ आई टीच यू, ऑब्जेक्ट है, यू टीच मी, सब्जेक्ट है यू। उसने शेप नहीं चेंज करनी, फंक्शन चेंज करना है। लेकिन मी और आई शेप भी चेंज करते हैं। आई सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। बिटवीन की वजह से हमने मी यूज किया है, आई यूज नहीं किया, ये हमारी बात थी। ठीक है जी, आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमने एक बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ा सा देखा। पहला रूल, वर्ब्स और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। Verbs are not affected by the subject complement. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, अभी आपके सामने एग्जांपल आ रही है। Rubies are the greatest treasure of the museum. जी, books are a great blessing. अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ रूबीज है, चूंकि रूबीज प्लूरल है तो हमने आर यूज किया। ट्रेयर हमारा कॉम्प्लीमेंट है, जहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होता वहां नॉर्मली फिर कॉम्प्लीमेंट है जो कंप्लीट करता है सेंस को। वो नाउन हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है। यानी यहाँ हमारा फोकस क्या है, हमने ये नहीं कहना कि रूबीज आर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स या रूबी इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, क्योंकि रूबीज हमारा सब्जेक्ट है। किस पे हमारा फोकस है, रूबीज पर। तो हमने उसे शुरू में हम लेकर आए और हमने उसे प्लूरल वर्ब दिया। अब इस सिचुएशन को रिवर्स करें तो वर्ब भी चेंज हो जाएगा। वर्ब कैसे चेंज होगा, देखिए, द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ द म्यूजियम इज रूबीज। अब हमने यहाँ आर यूज नहीं किया, तो सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाना है हमने, कॉम्प्लीमेंट के मुताबिक नहीं। पहले सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट ट्रेजर है, दूसरे सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट रूबीज है, तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट के मुताबिक नहीं लगता, सब्जेक्ट के मुताबिक लगा जी। रूबीज आर, लेकिन ट्रेयर चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज। ये पहला रूल था, हमने डिस्कस किया। 5 रूल्स के बाद आपके पास आऊंगा, आप नोट करते जाए अगर कोई क्वेश्चन है। मैनी, आ मैनी और मैनिया, ये 3 तरह की हमें कंस्ट्रक्शन मिलती हैं। कैसे है इनका, कैसे यूज करना है देखते हैं। मैनी तो आपको बहुत क्लियर है कि मैनी हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। इसी तरह से आ मैनी भी यही सेंस देता है। आ मैनी या आ गुड मैनी, गुड कभी कभार इसके साथ यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है तादाद की सेंस में। आ गुड मैनी, आ मैनी प्लेयर्स या आ गुड मैनी प्लेयर्स, दोनों सूरतों में नाउन भी प्लूरल चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए। लेकिन जब मैनी आ यूज करेंगे तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। गेट इट सेटल्ड। आपकी लिसनिंग इतना अच्छी होनी चाहिए कि काफी हद तक आप अगर अटेंटिव होकर सुन रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में सेटल्ड हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो अच्छे लिसनर बनने की कोशिश जरूर कीजिए।
ये सिचुएशन क्या कह रही है हमें, मैनी अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो निमोनिक के तौर पर याद रखें, ए अगर बाद में आ रहा है उसने सिंगुलर नाउन लेना है, सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है और वर्ब भी सिंगुलर लेना है। तो देखिए मैनी और मैनी प्लूरल हैं, लेकिन मैनी आ सिंगुलर है। आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इसको भी जहन में बैठाइए अच्छे तरीके से सुन के। ए की बात हो रही है ना, इसका अपोजिट याद रखें। आ नंबर ऑफ में प्लूरल वर्ब यूज होगा, दी नंबर ऑफ में सिंगुलर वर्ब यूज होगा। आइए देखते हैं। A number of plus plural noun is the plural subject and takes a plural verb. जबकि दी नंबर इसका अपोजिट है और वो सिंगुलर वर्ब लेगा। दोनों के साथ ऑफ के बाद नाउन प्लूरल ही यूज करना है, लेकिन आगे वाला जो वर्ब होगा वो एक में ए के साथ प्लूरल और दी के साथ सिंगुलर यूज करेंगे। A number of speakers are coming to the party. The number of speakers is coming to the party is 5. The number of speakers is coming to the party is 5. ये इस सेकंड में 2 मरतबा यूज हुआ, इसको हम सही करते हैं जी। आपके ठीक हो गया। The number of speaker coming to the party is 5 जी। ए नंबर प्लूरल, डी नंबर सिंगुलर, जहन में बैठाइएगा। और एग्जांपल्स हैं, अ नंबर ऑफ पीपल प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल। और प्रीफर भी आप सामने आया तो इसे भी माइंड में बैठाएं कि प्रीफर के साथ टू की प्रेपोजिशन यूज करते हैं। द नंबर ऑफ होमलेस पीपल हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। मेरे ख्याल में 4 एग्जांपल्स आपने सुनी हैं, कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी था और आपका ये रिवाइज्ड हो गया कि आ नंबर प्लूरल वर्ब लेगा जबकि दी नंबर सिंगुलर वर्ब लेगा। ये प्लूरल यूनिट वर्ड जहां 15 मिनट्स की भी बात की थी हमने, ये वो रूल है। इसमें मनी, डिस्टेंस और टाइम स्पेशली आते हैं और ये जनरली सिंगुलर वर्ब लेते हैं। For me, 5 miles was a long way to go on foot. 12 years is a long time to spend in jail. 15,000 rupees is a lot to spend on a dress. If a gerund or a fifth rule, if a gerund or an infinitive or a noun clause comes as a subject, the verb is always singular. नंबर 4 को भी फोकस करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये वाला भी समझिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेरेंड क्या है, आईएनजी फॉर्म के साथ नाउन जैसे स्मोकिंग, प्लेइंग, स्विमिंग वगैरह। इन्फिनिटिव क्या है, 2 + V1, 2 + V1। और क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो और मिलकर सारा एक नाउन का काम दे रहे हो, उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। ये अगर सेंटेंस में मौजूद है तो इन्होंने सिंगुलर वर्ब लेना है। एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी आपको। प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स इज माय फेवरेट पास टाइम। आर नहीं बोलना क्योंकि स्पोर्ट्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ प्लेइंग सब्जेक्ट है और प्लेइंग हमारा जेरेंड है। प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स इज माय फेवरेट पास टाइम। अगर मैं यहाँ से प्लेइंग को हटा दूं, टीम स्पोर्ट्स आर माय फेवरेट पास टाइम, तो प्लेइंग जेरेंड है इसलिए हमने सिंगुलर यूज किया। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्लॉज है, हाउ मैनी पीपल देयर आर। ये क्लॉज पूरी मिलकर एक नाउन का काम दे रही है।
व्हाट डज नॉट मैटर, एक पहचान ये भी है क्लॉज की, नाउन क्लॉज की, कि उसने व्हाट का आंसर देना है। इसका आंसर देना है व्हाट का, या तो सब्जेक्ट का काम देते हैं या ऑब्जेक्ट का काम देते हैं। अब चूंकि यहाँ सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो वर्ब इसके मुताबिक क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। हाउ मैनी पीपल देयर आर, हाउ से लेकर आर तक हमारा सब्जेक्ट है। डज नॉट मैटर, वहां कितने लोग मौजूद हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। हाउ मैनी पीपल देयर आर नाउन क्लॉज है। हु दे आर अगेन नाउन क्लॉज, इज इम्पोर्टेंट, वो कौन है ये बात इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी पीपल देयर आर, राइट, आर, हाउ से लेकर आर तक नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज सिंगुलर बात की है इसलिए डज नॉट लगाया हमने, डू नॉट नहीं। इसी तरह से हु दे आर, ये भी नाउन क्लॉज हुई और हमने यहाँ इस लगाया, आर नहीं लगाया, इसलिए आपको आर और डज भी नजर आ रहा है, आर और इस भी नजर आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हाउ मेनी पीपल देयर आर मिलकर सब्जेक्ट है, वर्ब चाहिए इसके साथ डज नॉट, और इसी तरह से हु दे आर मिलकर एक सब्जेक्ट है, क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, इस लगाया। अब देखिए नाउन क्लॉज की क्या पहचान मैंने बताई आपको, एक टिप ये है व्हाट का आंसर है। व्हाट डज नॉट मैटर, how many people there are. What is important, who they are. To err is human, यहाँ to err infinitive phrase है, infinitive phrase। क्लोज क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इसमें पूरा सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं है to err में। What I need, again क्लोज आ गई, what I need is to be cared for, क्योंकि what I need नाउन क्लोज है, इस लगाया। What is to be cared for, what I need। जेरेंड आया हमारे पास, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड कॉजेज एंग्जाइटी। तो इस तरह से हमने ये 5 रूल्स कर लिए हैं। मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करने के लिए। जी सर रिलेटिव क्लॉज वाली स्लाइड शो कर दें काइंडली। वो तो अभी बेटा हमने चलानी है, जरा थोड़ा सॉरी सर, वो जो वर्ब नाउन कॉम्प्लीमेंट था ना उसकी स्लाइड की बात कर रहा हूँ, सॉरी। ये जो चीजें हैं ना ये मैंने आपको शेयर कर दी थी एंड पे ना। कितने नंबर पॉइंट बात कर रहे हैं, वो तो वेरी फर्स्ट पॉइंट था बेटे, वेरी फर्स्ट पॉइंट था ना, सब्जेक्ट वर्ब जी सर। कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं ना जी। मैं वो बाद में एंड पे कोशिश करता हूँ या फिर मैं शेयर कर दूंगा। सर ये जी वर्ब सर। का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? जिसमें बेटे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं ना होता ये, इस पे एक्शन फॉल नहीं करता, इसको हम फिर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो बेटे जो रेस कर रहे हैं तो पूछें, बारी बारी बात पूछ लें ताकि हम आगे बढ़े, टॉपिक काफी लेंथी है। सर हाँ जी हाँ जी बोल रहे हैं। सर ये रूल 3 और 4 एक बार बता दें, क्योंकि लाइट चली गई थी, मैं फिर 3 और 4 को, ज्वाइन नहीं 3 कर और 4 सकता। को बोल दें। 3 और 4 क्या है मैं अभी देखता हूँ। 3 और सर 4 वो बोल मैंने देंगे। लिखे नहीं है, कॉल कट हो गई थी, लाइट अब चली गई। चले अभी फिलहाल आगे बढ़ने दें, आगे बढ़ने दें, 3 और 4 को देख लेते हैं, ठीक है। मैंने पीडीएफ भी शेयर कर देना जी। सर किसी और a few और बेटे का है the few का जो यूज होता है वो भी a number of the number of के सिमिलर है। किसके साथ? a few और the few। नहीं बेटे, फ्यू की तमाम कंस्ट्रक्शंस प्लूरल होती हैं। फ्यू यूज ही होता है काउंटेबल के लिए, प्लूरल के लिए। फ्यू की तमाम कंस्ट्रक्शंस प्लूरल होंगी, चाहे वो फ्यू है, आ फ्यू है, ता फ्यू है। हाँ जी, किसी और बेटे का कोई क्वेश्चन है जी? सर नाउन क्लोज बता दें। नाउन क्लोज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मिलकर नाउन का काम देता है। क्लोज क्यों कहते हैं, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसलिए हम उसे क्लोज बोलते हैं। मिलकर उसने एक नाउन का काम देना है, उसको हमने नाउन क्लोज बोलना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। नाउन क्लोज क्या है, अभी हमने एग्जांपल्स देखी है। जब जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको ये रूल्स क्लियर होते जाएंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है आपको इस बात। मेरे ख्याल में वापस चलते हैं, पहले थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए। जो बेटे रेज किए हुए हैं दोबारा आपकी तरफ में आता हूँ, दोबारा 5 रूल्स डिस्कस करने के बाद।
आइए चलते हैं, काइंडली थोड़ा सा होल्ड कीजिए। रिलेटिव क्लॉज की आएगी जी हमारे पास अब, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइंडली गौर से समझिएगा, पॉइंट नोट करते जाए क्वेश्चंस आपने जी। रिलेटिव क्लॉज, बेशक आपको इनका नंबर, इनकी डेफिनेशन ना भी आती हो, क्योंकि हमारा मेन रूल तो है इसका सही इस्तेमाल। वैसे रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन होती है जो रिलेट करती है पहले नाउन या प्रोनाउन की तरफ। सिंपली यहाँ देखिए, इट इज आई हु एम टू पे में हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, और चूंकि ये हमें रिलेट कर रही, हमें कैरीज अस बैक टू सम अर्लियर नाउन और प्रोनाउन। कौन सा अर्लियर नाउन या प्रोनाउन है? यहाँ आए। तो जब इस तरह से कोई प्रोनाउन पहले वाले किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करे, उसके लिए यूज हो, तो हम कहते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। उस पूरी क्लॉज को फिर हम बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। ये हु एम टू पे क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। इसका रूल क्या है? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जिसकी तरफ इशारा करे, जिसकी तरफ लेकर जाए, नॉर्मली हमें उसके मुताबिक वर्ब यूज करना है। अब यहाँ देखिए, हु हमें किसकी तरफ लेके जा रही है? आई की तरफ, और आई के लिए इसीलिए हमने एम यूज किया है, इज यूज नहीं किया। इट इज आई हु एम टू पे, मैंने ये नहीं बोल रहा इट इज आई हु इज टू पे, हु आर टू पे। क्यों मैंने एम यूज किया है? एम, क्योंकि आई के मुताबिक वर्ब चाहिए। अगर यहाँ यू होगा आर लगाएंगे, ही होगा तो इज लगाएंगे टेंस वाइज। दैट इज व्हाई एम इज द राइट ऑप्शन हियर। Talha is studying a sentence that is complicated. That relative pronoun है, सेंटेंस की तरफ हमें इशारा कर रही है। सेंटेंस चूंकि सिंगुलर है इसलिए हमने इज कॉम्प्लिकेटेड यूज किया है, आर नहीं। लेकिन we are studying one of the sentences that are complicated. अब देखिए sentences, that ने किसकी तरफ हमें लेकर जा रही है? that sentences। अब sentences चूंकि प्लूरल है तो हमने आर यूज किया। एक नजर पढ़ लीजिए ये स्लाइड। इट इज आई हु एम टू पे, तलहा इज स्टडीइंग अ सेंटेंस दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। अगर यहाँ होता तलहा इज स्टडीइंग द सेंटेंसेस, फिर हम कहते दैट आर कॉम्प्लिकेटेड। तो रिलेटिव प्रोनाउन नॉर्मली जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हो, वर्ब हम उसके मुताबिक लगा रहे होते हैं। ठीक है, आमतौर पर ऐसे होता है, लेकिन कभी कभार सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। कैसे हो सकती है देखते हैं जी, गौर कीजिए इन टू सेंटेंसेस पे कीजिए, फिर मैं पढ़ता हूँ ये क्या है आपके सामने। इन्फिनेटिव की एग्जांपल बेटा, टू अर्न इज ह्यूमन टी, टू प्ले क्रिकेट इज माय हॉबी। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर इन्फिनेटिव फ्रेज उसे हम कहते हैं जी। शी इज वन ऑफ द लीडर्स हु आर सर्विंग द नेशन। शी इज द ओनली वन ऑफ द लीडर्स हु इज सर्विंग द नेशन। तो आपने देखा कि अब यहाँ कुछ वेरिएशन आ चुकी है। तो वेरिएशन को किस तरह से जहन में बैठाएंगे? पहले तो हम फर्स्ट सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, लीडर्स के लिए यूज हुआ। चूंकि लीडर्स प्लूरल है इसलिए हमने आर यूज किया। लेकिन दूसरी एग्जांपल में हमें वन से पहले ओनली भी नजर आ रहा है। इस ओनली ने सिचुएशन चेंज कर दी है। देखिए, पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है? वो उन लीडर्स में से एक है जो कौम की खिदमत कर रहे हैं। पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या बना? वो उन लीडर्स में से एक है जो कौम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन दी ओनली ने सिचुएशन चेंज की। अब मीनिंग क्या बन रहा है? वो लीडर्स में से वाहद लीडर है जो कौम की खिदमत कर रही है। तो याद रखिए, आम हालात में रिलेटिव प्रोनाउन जिसकी तरफ वो लेकर जाए उस नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक वर्ब लगाती है, जैसे ऊपर वाले में आर है। लेकिन अगर दी ओनली आ जाएगा फिर हमें सिंगुलर कंस्ट्रक्शन देनी है। राइट, इंपॉर्टेंट बात है, फोकस कर लें। वन ऑफ द लीडर्स हु आर, लेकिन दी ओनली वन ऑफ द लीडर्स हु इज।
लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, अब देखें 4th और 5th में हमें हु नजर आ रहा था, जबकि 6th में कोई हु दैट नहीं है, 1 से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। ऐसी सिचुएशन में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है ये। अब क्या है, 1 से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, 1 ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज करेंगे लेकिन वर्ब सिंगुलर। ये तो एक वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, स्टूडेंट्स में से एक गैर हाजिर है तो हम कहेंगे 1 ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। आप लोग ज्यादातर यहाँ एक मिस्टेक तो ये करते हैं कि स्टूडेंट यूज करते हैं। पक्का कर लें कि 1 ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लगाना है, 1 ऑफ द स्टूडेंट्स, वर्ब सिंगुलर चाहिए। एंड पूरे करने के बाद आपकी तरफ आता हूँ। कलेक्टिव नाउन्स जी, कलेक्टिव नाउन्स नॉर्मली सिंगुलर होते हैं लेकिन बाज का प्लूरल वर्ब लेते हैं। जब वो मिलकर यूनिटी शो कर रहे होंगे तो सिंगुलर, और जब वो यूनिटी में नहीं है, डिसएग्रीमेंट है, तो प्लूरल। बहुत सिंपल सी एग्जांपल ज्यूरी वाली है। द ज्यूरी इज वन इन इट्स डिसीजन। अपने फैसले में एक है तो मैंने इज यूज किया, आगे इट्स यूज किया। लेकिन द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, सेकंड ईयर में भी आपने इसको पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। अब आपने देखा कि आर यूज किया और आगे देयर यूज किया, तो कलेक्टिव नाउन्स नॉर्मली इस रूल के मुताबिक हम डील कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं, वही जो बातें हम बात कर रहे हैं। द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर, इट्स ओके, मिलकर एक यूनिटी में काम हो रहा है। द ज्यूरी इज वन इन इट्स डिसीजन। द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द गेम। ये ज्यूरी, क्लास, कमेटी कलेक्टिव नाउन्स है, कलेक्शन शो करते हैं चीजों की या अशखास की। लेकिन द क्लास आर डिबेटिंग अमंग्स देमसेल्व्स। अब आपस में बहस मुबासा चल रहा है उनका, वो किसी एक पॉइंट पे मुत्तफिक नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा द क्लास आर। मैं कहता हूँ द क्लास आर डूइंग देयर टास्क। कोई मोबाइल यूज कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, किसी ने आंखें बंद की हुई है, तो मैं कहूंगा द क्लास आर डूइंग देयर टास्क। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। द टीम आर वेविंग देयर हैंड्स। इंडिविजुअल्स को हम अब रिफर कर रहे हैं। टीम मिलके काम तो एक कर रही है, लेकिन अब मेरा फोकस है मेंबर्स पे। मेंबर अपने अपने हाथ हिला रहे हैं। यहाँ मैं इज वेविंग नहीं कह सकता, टीम का हाथ तो नहीं ना होता, यहाँ अब टीम का हाथ नहीं है, राइट। द टीम आर वेविंग देयर हैंड्स। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कलेक्टिव नाउन्स में जब हु इस्तेमाल हो जाए तो फिर वो प्लूरल यूज होगा उसमें वर्ब, और वो हु इंडिविजुअल्स को रिफर कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, चेक कीजिए। आई एम इन कॉन्टेक्ट विद अ वंडरफुल बैंड हु आर वेरी कीन टू कम एंड प्ले। अब यहाँ हु से मुराद है उसके इंडिविजुअल्स। इसी को दूसरे सिचुएशन में भी लाया जा सकता है। आई एम इन कॉन्टेक्ट with the wonderful band that is to come here। अब मैंने that यूज किया है तो मैंने उसे एज अ यूनिट बात की है। जब मैंने who यूज किया तो इंडिविजुअल्स के पर मेरा फोकस है। अच्छा जी, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में कलेक्टिव लगते हैं लेकिन वो कलेक्टिव की तरह बिहेव नहीं करते। वो नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड कहलाएंगे और वो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। काइंडली गेट फोकस्ड। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में शेप वाइज वो कलेक्टिव है लेकिन उनका बिहेवियर डिफरेंट है, इसलिए हमें उन्हें मल्टीट्यूड नाउन्स बोलना है। और वो कौन से हैं? कॉमन वंस आपके सामने हैं। पोल्ट्री, पुलिस, वर्मन, जेंट्री, कैटल, पीपल, क्लर्जी वगैरह। इनमें सबसे ज्यादा कॉमन जो आपसे पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पुलिस पूछा जाएगा,
फिर पोल्ट्री है, वर्मिन है, कैटल आपको पहले से पता है, पीपल आपको पहले से पता है। एग्जाम्पल्स देखिए, दीज पोल्ट्री आर देयर्स, दिस पोल्ट्री नहीं, हमेशा प्लूरल, इसलिए कलेक्टिव का नाम नहीं देना, मल्टीट्यूड का नाम देना है। द पुलिस हैव चेस्ड द क्रिमिनल्स, हैज नहीं, द पुलिस आर चेसिंग द क्रिमिनल्स, इज नहीं। द वर्मन आर क्रॉलिंग देयर, वर्मन क्या है? कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात, कीड़े मकोड़े, उनकी कलेक्शन को वर्मिन बोलते हैं। चले 7 तक मैंने बात की है, आपकी तरफ आ रहा हूं। जी बेटे, एक एक करके बात पूछें। जी 67 पूछे बेटे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अल्लाह, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें सर लिखा है हाउ मेनी पीपल देयर आर डज नॉट मैटर। सर इधर अगर हाउ नहीं होगा तो फिर क्या आएगा सर, अगर हाउ को निकाल दें? बात यहाँ बेटे ये हो रही है कि कितने लोग वहां है, हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ मेनी पीपल देयर आर, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं है ना, बात बताई जा रही है आपको, कितने लोग वहां है उससे फर्क नहीं पड़ता। हाउ को निकालना चाह रहे हैं, फिर वो मैनी पीपल आर देयर से बात नहीं बनेगी, सेंटेंस की सेंस नहीं बनेगी। जी जी बेटे, बारी बारी पूछते जाए ना। सर सर स्पेक्टर्स भी ऑलवेज प्लूरल यूज होता है। स्पेक्टिकल्स, जी बेटे उसकी बात आनी है आगे, बिल्कुल आनी है। सर जितने भी ये झुंड होते हैं, मतलब प्राइड ऑफ लाइन हो गया या इस तरह के, वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे? बेटे ये भी कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं, ये नॉर्मली सिंगुलर लेते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। क्या हुआ बेटा? ओके, मैं जी थोड़ा ठीक सा है स्लो सर, हो ठीक जाता हूँ। 2222 की बात कर रहे हैं और 2064 बात कर रहे हैं कि स्लाइड्स तेज जा रही है। शायद कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई सिग्नल्स का, या वैसे मैं स्पीड स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब तक हमने शायद 7 या 8 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसकी समरी क्या है वो मैं शुरू से लेकर आपको एक मरतबा रिव्यू करवा देता हूँ ताकि आपके रेज्ड हैंड थोड़े से बेहतर हो जाए। आइए वापस चलते हैं। राइट, परेशानी की बात कोई नहीं है, ये आप रिकॉर्डेड भी बाद में डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। आइए देखते हैं, ठीक है जी, जरा गौर से देखिएगा आप, घबराने की बात नहीं है। रूल नंबर 1 की बात करते हैं। हमने बात की है आप रूबीज आर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ द म्यूजियम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, तो आप कहेंगे ये इनकरेक्ट है। उसकी वजह क्या आप कहेंगे कि रूबीज जो है वो क्या है जी, यहाँ रूबीज हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है और चूंकि ये प्लूरल है तो हमें प्लूरल चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। डेफिनेशन में बात का चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं, डेफिनेशन ना भी आती हो इट्स ओके। जब हम कहेंगे द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ द म्यूजियम आर रूबीज, तो हमें पता चला कि ट्रेजर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें इसे सिंगुलर वर्ब इज देना है। अब आपने कहा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, छोड़ दें उसको। राइट, इतना तो आपको पता है ना कि आपके सामने एक सेंटेंस आ रहा है, आप ये तो जज कर सकते हैं ना, डेफिनेशन तो किसी ने नहीं पूछनी, ये तो जज कर सकते हैं ना कि यहाँ ये वर्ब हमें कौन सा देना है। ठीक है जी, पहली बात क्लियर हो गई। बुक्स, बुक्स आर द गिफ्ट he gave to me, right? Books are the gift, books are a great blessing, the great blessing is books, the great blessing is books, are books नहीं, blessing चूंकि सिंगुलर है ना, इस लगाया हमने। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था।
अच्छा, ये मैनी आ मैनी, ये सिर्फ मैनी को जरा फोकस कर लें। मैनी और आ मैनी आपको पता है कि ये हमेशा प्लूरल यूज करते हैं, और मैनी एक एग्जांपल हमने क्या दी है, थर्ड में देखिए, मैनी आ स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। मैनी के बाद अगर ए आ रहा है तो फिर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन लगाना है, सिंगुलर वर्ब देना है। जी 2 पॉइंट्स रिवाइज्ड। अब ठीक है स्पीड इसकी स्लाइड्स की? यस सर। द नंबर ऑफ का डिफरेंस जहन में बैठा लीजिए। आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेगा, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेगा। उल्टी याद रखें, ए एक है ना, उसको उल्टा जहन में बैठाएं एसोसिएशन के साथ कि आ नंबर जो है उसने प्लूरल वर्ब लेना है और जो दी नंबर है उसने सिंगुलर लेना है। एग्जांपल्स को जहन में बैठाइए। A number of speakers are coming to the party, यानी एक बहुत सारी तादाद है, तो हमने कहा a number of speakers are coming to the party। जबकि the number of speakers coming to the party is 5, पार्टी में आने वाले मुकर्ररीन की तादाद 5 है। बहुत सारे स्पीकर्स मुकर्ररीन पार्टी में आ रहे हैं। आ नंबर प्लूरल वर्ब, द नंबर सिंगुलर वर्ब। जी नंबर 4 पे हमने बात की प्लूरल यूनिट वर्ड्स। देखने में वो प्लूरल हैं, राइट, लेकिन सिंगुलर, स्पेशली रकम की बात हो रही हो, फासले की बात हो रही हो, वक्त की बात हो रही, स्पेशली ये 3 चीजें हैं। 5 माइल्स हम देखें है तो प्लूरल, लेकिन हमने इसे एक प्लूरल यूनिट वर्ड लिया और हमने वॉज यूज किया। 5 miles is a long distance, right? 12 years is a long time to spend in jail. 12 साल एक लंबा अरसा है जेल में रहने का, राइट? लंबा अरसा है तो नहीं बोलेंगे। 5 मील लंबा फासला है तो नहीं बोलेंगे ना, इसलिए है तो ये प्लूरल यूनिट वर्ड्स। इन्होंने वर्ब सिंगुलर लेना है। पहले में डिस्टेंस की बात हुई, दूसरे में टाइम की, और थर्ड में देखिए मनी की बात हो रही है। 50,000 रुपीज इज अ लॉट टू स्पेंड ऑन अ ड्रेस। लेकिन अगर मैं कहता हूं 50,000 रुपीज डैश स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, अब देखें, अब यहां हमने जरा डिफरेंट यूज किया। 50,000 रुपए बिखरे पड़े हैं, 50,000 रुपीज आर स्कैटर्ड, अब इस नहीं बोलेंगे। जेरेंड और इन्फिनिटिव तो आपको क्लियर है। आईएनजी फॉर्म के साथ जेरेंड नाउन का काम दे रहा है, और 2 + V1 इन्फिनिटिव वो भी नाउन का काम देता है। अब रही बात नाउन क्लॉज की, तो देखिए ना, क्लॉज तो समझ लीजिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट भी है, उसका रिलेटेड वर्ब भी है, ये तो होगी क्लॉज। और जब उसने मिलकर सब्जेक्ट का काम देना है, जब उसने मिलकर सब्जेक्ट का काम देना है, तो हम कहेंगे ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, आगे भी हमने इसकी बात करनी है, लेकिन मुख्तसरन ओवरव्यू लें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक तो क्लॉज का स्ट्रक्चर पूरा हो, उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, क्लॉज हो गई। अब उसने मिलकर जब एक नाउन का काम देना है, फंक्शन प्ले करना है, तो हम कहेंगे ये नाउन क्लॉज है। और अगर सेंटेंस में नाउन क्लॉज आएगी सब्जेक्ट के तौर पर, तो हम कहेंगे कि इसने सिंगुलर वर्ब लेना है। प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स तो आपको क्लियर है ना, प्लेइंग खेलना, खेलना सिंगुलर लेगा ना,
टीम स्पोर्ट्स खेलना, जैसे फुटबॉल है जिसमें टीम के तौर पर, इंडिविजुअल जैसे बैडमिंटन है, इंडिविजुअल है, टेबल टेनिस है, तो टीम स्पोर्ट्स की बात हो रही है। प्लेइंग खेलना, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा आर, ये तो आपको क्लियर है। जेरेड और इन्फिनिटिव तो आई होप कि आपको क्लियर है। नाउन क्लॉज को देख लेते हैं। आप देखें, हमने अगर यहाँ से सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना हो तो देखिए वर्ब और सब्जेक्ट आपस में अग्री करते हैं। तो यहाँ आप देखिए 2 वर्ब्स हमें मिल रहे हैं, आर और डज। आपने अब ये देखना है कि आर और डज इकट्ठे हैं या आर और डज अलहदा हैं। आर डज तो इकट्ठे यूज नहीं हो सकते। एक हमारे माइंड में एक बात बैठी हुई है कि आर डज इकट्ठे तो नहीं हो सकते किसी एक सब्जेक्ट के लिए। इसका ये मतलब हुआ कि आर का रिलेशन पहले वाले के साथ है और डज का रिलेशन बाद में आगे बात को बढ़ा रहा है। इससे हम जज कर सकते हैं। इसलिए फिर हमने हाउ मैनी पीपल देयर आर को एक यूनिट कंसीडर किया। उसके बाद हमने देखा, इसको हम गायब करते हैं, डज नॉट मैटर। तो हमें पता चला कि अब सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, डज नॉट मैटर में। तो सब्जेक्ट के तौर पर क्या आ रहा है, हाउ मैनी पीपल देयर आर, पूरे का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्लॉज है और नाउन का काम दे रही है वो आ रहा है। इससे हमने नाउन क्लॉज को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज किया। हाउ मैनी पीपल देयर आर, वहां कितने लोग मौजूद हैं, डज नॉट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हमने देखा एसवीओ के मुताबिक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हु दे आर, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, वर्ब का होना लाजमन है, सब्जेक्ट का होना भी लाजमन है, सिवाय इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कीप साइलेंट, यहाँ अंडरस्टूड होता है यू, इसके अलावा सब्जेक्ट आपको हर जगह नजर आ रहा होगा। तो आप सेकंड इसकी क्लॉज देखते हैं, हु दे आर इज इम्पोर्टेंट। अगेन आर और इज इकट्ठे तो नहीं हो सकते, हमें बैकग्राउंड नॉलेज ने हमारी हेल्प की और हमने फिर इन्हें अलहदा किया। इंपॉर्टेंट से पहले इज तो लगा दिया। अब हमने देखा हु दे आर मिलकर एक सब्जेक्ट का काम दे रहा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज है, राइट, इसमें दे और आर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है, तो हमने कहा ये क्लॉज है। हमने दूसरा अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया था टेप के, व्हाट का आंसर है, इज इम्पोर्टेंट हम कहें और देखें कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट का आंसर क्या आया, हु दे आर। इससे हमें पता चला कि ये नाउन क्लॉज है, इसलिए आर और इज इकट्ठे आ रहे हैं। आर का रिलेशन हु दे के साथ है, इसका रिलेशन इम्पोर्टेंट के साथ है। तो नाउन क्लॉजेस जिस तरह से भी हम आगे डिफरेंट रीडिंग करेंगे, पॉइंट्स करेंगे, वहां भी हम बात करेंगे, ये देखें ये नाउन क्लॉज है। तो आपका नाउन क्लॉज का व्यू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज मत हो। अगर आपको इसकी 50% भी समझ आई है तो कामयाबी है, क्योंकि नाउन क्लॉज थोड़ी सी डिफरेंट बात है क्योंकि सेकंड ईयर तक हम नॉर्मली नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो परेशानी की बात नहीं है, ये बात आपको वक्त गुजरने के साथ मजीद क्लियर हो जाएगी। सर इसकी कोई और एग्जांपल बता दें। लिखे नंबर 4 पे आगे बेटे, व्हाट आई नीड इज टू बी केयर्ड फॉर। देखिए इज टू बी केयर्ड फॉर, यहाँ क्या मिसिंग है, सब्जेक्ट। हमने देखा सब्जेक्ट के तौर पर हमने किया व्हाट आई नीड, मुझे क्या जरूरत है, इज टू बी केयर्ड फॉर, उसकी परवाह की जाए, उसकी परवाह की जाती है ना। व्हाट आई नीड, उसकी परवाह करनी होती है, ये मतलब है। व्हाट आई नीड, जो जिस चीज की मुझे जरूरत है, इज टू बी केयर्ड फॉर, उसकी परवाह की जानी है। तो नाउन क्लॉज को आप बेफिक्र रहें, डोंट वरी, ये आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। देखिए मैं कहता हूं आई नो द प्लेस, चलिए फिर बात लंबी हो जाएगी, उसमें नाउन भी आ जाना है, फिर एडजेक्टिव भी आ जाना है, एडवर्ब भी आ जाना है। फिलहाल आप नाउन क्लॉज पर ही अपना फोकस रखें। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज का काम दे रहा है और वो फंक्शन क्या प्ले कर रहा है, नाउन, तो वो नाउन क्लॉज है। जब सब्जेक्ट होगा तो उसने सिंगुलर रहना है। कंफ्यूज मत हो, 50% भी समझ आ गई, सो के आगे आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, रिलेटिव क्लॉज के बारे में अगर बात नहीं क्लियर तो पूछें जी। हमने देखा, अभी इसको रिवाइज कर रहे हैं आपकी कंफ्यूजन पे कि आप शायद कंफ्यूज हो गए थे कि चीजें तेज तेज चल रही हैं।
रिलेटिव प्रोनाउन हु, दैट, विच वगैरह होती हैं। इन्हें रिलेटिव क्यों कहा जाता है प्रोनाउन? कि ये प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की जगह यूज होने वाली चीज। ये जब अर्लियर नाउन या प्रोनाउन की तरफ लेकर जाती है तो हम कहते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन। और जब ये पूरी क्लॉज है तो हम कहेंगे रिलेटिव क्लॉज है। इसमें रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन की तरफ लेकर जाए, यहाँ ये प्रोनाउन आई है, इसके लिए यूज हुई है, तो आई के मुताबिक हमें वर्ब आगे चाहिए, ना कि किसी और के मुताबिक। अब चूंकि आए है तो हमें एम चाहिए था, इसलिए हमने इट इज आई हु एम टू पे यूज किया है। अगर यहाँ इट इज यू होता तो फिर हम यूज करते इट इज यू हु आर टू पे। ये एक रिलेटिव क्लॉज की सिंपल सी एग्जांपल है। अब हम वन ऑफ को डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शी इज वन ऑफ द लीडर्स हु आर सर्विंग द नेशन। अब यहाँ देखिए हु मौजूद है और ये लीडर्स के लिए यूज हो रहा है। क्योंकि लीडर्स प्लूरल है इसलिए हमने आर यूज किया। इस सेंटेंस का अगर ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा? वो उन लीडर्स में से एक है जो कौम की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाती है जब दी ओनली आ जाए। शी इज दी ओनली वन ऑफ द लीडर्स हु इज सर्विंग द नेशन। दी ओनली ने वर्ब को रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाले वर्ब को सिंगुलर कर दिया। कैसे? अब इसका ये मीनिंग बना वो लीडर्स में से वाहिद लीडर है जो कौम की खिदमत कर रही है। तो पक्का कर लें, अकेला वन ऑफ है तो ज़ाहिर है वो प्रोनाउन प्लूरल आ रहा है तो वो प्लूरल वर्ब है, और जब दी ओनली भी आ जाएगा फिर सिंगुलर बन जाएगा। ये हम बात कर रहे थे रिलेटिव क्लॉज की। अगर सेंटेंस वन ऑफ के साथ स्टार्ट हो रहा है, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह नहीं है, तो उसने वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेना है लेकिन वर्ब सिंगुलर लेना है। जनरल सी बात है, मैं कहता हूँ तालिब इल्मों में से एक गैर हाजिर है। मैंने कहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। ये अभी हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया कलेक्टिव नाउन्स का। ये सेकंड ईयर में भी आपने किए हुए हैं। ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स हैं स्पोकन ऑफ एज वन यूनिट होते हैं। ठीक है, जैसे ज्यूरी है, क्लास है, टीम है, राइट। अब नॉर्मली अगर ये यूनिटी में होंगे तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और अगर इनमें डिसएग्रीमेंट है तो फिर ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। या इंडिविजुअल्स को फोकस किया जा रहा हो, यूनिट को ना किया जा रहा हो, तो ये प्लूरल लेते हैं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर, जैसे आप सारे इस वक्त ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। द क्लास इज स्टडीइंग इंग्लिश। ठीक है। द ज्यूरी इज वन इन इट्स डिसीजन, तमाम मेंबर्स का फैसला एक है, इसलिए मैंने इज लगाया और आगे इट्स यूज किया। कमेटी हैज डिसाइडेड, उनके मिलके फैसला किया है तो हैज लगाया, हैव नहीं लगाया। लेकिन जब डिसएग्रीमेंट आ जाएगा चीजें डिफरेंट होंगी। द क्लास आर डिबेटिंग, अब आर क्यों बोला है? ये एक्टिविटी में मसरूफ नहीं है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज है, यानी डिसएग्रीमेंट है, उनमें डिबेट कर रहे हैं, आपस में मुतफिक नहीं है। इंडिविजुअल्स को फोकस कर दिया हमने। ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, ज्यूरी के एक मेंबर का फैसला कुछ है, दूसरे का कुछ है, तीसरे का कुछ है, आपस में एक नहीं है, इसलिए हमने यहाँ आर यूज किया और आगे देयर यूज किया। द टीम आर वेविंग देयर हैंड्स, अब चूंकि टीम के मेंबर्स को मैं फोकस कर रहा हूँ, वो अपने हाथ हला रहे हैं। टीम अपनी हाथ हला रही तो नहीं बोलेंगे ना। द टीम आर वेयरिंग देयर यूनिफॉर्म, मैं ये नहीं कहूंगा द टीम इज वेयरिंग इट्स यूनिफॉर्म। इंडिविजुअल्स को हम फोकस कर रहे हैं, अफराद को, इसलिए हमने यहाँ आर यूज किया है और आगे देयर यूज किया है। हमारा लास्ट पॉइंट क्या था? एक और बात कि अगर
इंडिविजुअल्स को फोकस किया जा रहा है तो बास्कात हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज होती है। जब हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगी तो आर लगाएंगे। अगर यहाँ दैट या विच यूज करेंगे तो फिर इस लगाएंगे। हु के साथ हमने अफराद को फोकस करना है, दैट या विच के साथ यूनिट को फोकस करना है। कुछ नाउन्स देखने में कलेक्टिव है लेकिन वो कलेक्टिव का बिहेवियर नहीं रखते, वो हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। टेक्निकल नेम उनका मल्टीट्यूड है। बेशक आपको नाम नहीं पता, आपको वो नाउन्स आपके माइंड में होने चाहिए। कॉमन वंस हैं पोल्ट्री, पुलिस, वर्बमन। देखिए कैटल पीपल का आपको पहले से पता है, द कैटल आर ग्रेजिंग होता है, द पीपल आर देयर है। तो इसी तरह से पोल्ट्री कलेक्शन ऑफ हैंस, चिकन्स, एग्स है। पुलिस पुलिसमैन और वीमन की कलेक्शन है। वर्बमन इंसेक्ट्स की कलेक्शन है। जेंट्री एलीट क्लास है। तो ये जो कलेक्शन जो है ये सारी की सारी हमें प्लूरल चाहिए। इसमें से पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पोल्ट्री, फिर कैटल और वर्बमन। एग्जाम्पल्स, दिस पोल्ट्री आर देयर्स, इस नहीं ना ही दिस। पुलिस हमेशा प्लूरल, द पुलिस हैव चेस्ड, द पुलिस आर चेसिंग, द वर्बमन आर क्रॉलिंग। क्रॉल क्या होता है? रींगना। आप बताएं जी। आई होप के रिवीजन से आपकी कुछ बातें अब क्लियर हुई हैं। सर जी 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 सर बोले बेटे। हमसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर वो हमें आ नंबर या द नंबर के साथ कलेक्टिव नाउन दे दें, द नंबर ऑफ ज्यूरी या आ नंबर ऑफ ज्यूरी, वो बेटे प्लूरल नहीं बनते नॉर्मली ना, ज्यूरीज वगैरह नॉर्मली यूज नहीं होता। इस तरह की बात मुश्किल से पूछी जाती है, रेयर केस है। क्योंकि जी सर। आ नंबर ऑफ तो जाहिर है हमने प्लूरल यूज करना है और जो द नंबर है वो सिंगुलर यूज करना है। ठीक। सर कलेक्टिव नाउन के पार्ट में हमने बताते हुए हु और दैट का यूज बताया, प्लीज वो क्लियर करती है दोबारा। कलेक्टिव नाउन में अगर वो लॉन्गर कंस्ट्रक्शन है और रिलेटिव प्रोनाउन वहां हु यूज हो रही है, जैसे अभी हमने देखा कि बैंड के बाद हु आर था, तो अगर हु यूज किया जाएगा तो हमने उसे प्लूरल वर्ब देना है। अगर दैट या विच यूज किया जाएगा तो फिर हमने देखना है कि यहाँ अग्रीमेंट है तो सिंगुलर, अग्रीमेंट नहीं है तो प्लूरल, जो हमारा मेन रूल है कलेक्टिव नाउन का। लेकिन अगर हु आ गया है ना, फिर पक्की बात है कि आपने प्लूरल यूज करना है। जी हाँ जी, कोई और बेटा जी? बेटे डबल टू आपका बेटा कोई शायद मसला है आपके सिग्नल्स का। कि आप कह रहे हैं कि मेरी आवाज डबल हो रही है। डबल टू बेटे आप जरा सिग्नल्स या अपना रिफ्रेश वगैरह कर लीजिए। आपकी ही की वजह से मैंने देखे सारा रिवाइज भी किया है सारा कुछ। जी क्या पूछा जी आखिरी बेटे ने? बोले बेटे जल्दी से, बेटे बोलिए। जी सर आपकी बात आ रही। वापस चलूं जी? आप आइए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिफ्रेश। वालेकुम सलाम, बोलिए बेटे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ने की जरूरत है या ये रूल से हमारा पर्पस सर्व हो जाएगा? ओवरव्यू होना चाहिए, डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच तो बहुत लॉन्ग है, एक ओवरव्यू हमारे पास होना चाहिए मेन। मतलब सर ये रूल्स को ध्यान में रखने से हमारा पर्पस सर्व हो जाएगा? हाँ जी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा मेन फोकस करेक्शन पे है, डेफिनेशंस पे नहीं है। ठीक है जी, चले। सर आपने एक सेंटेंस बताया था कि द नंबर ऑफ स्पीकर्स कमिंग टू द पार्टी इज 5। अगर यानी कि 5 तादाद मेंशन ना की हो तो ये सेंटेंस पर लिखा जा सकता है द नंबर ऑफ स्पीकर्स कमिंग, द नंबर ऑफ स्पीकर्स आर कमिंग टू द पार्टी, सिर्फ इतना ही इस तरह सेंटेंस लिखा जा सकता है?
अगर तो दी नंबर लगाना है ना बेटे, प्लूरल आना है, सिंगुलर आना है। द नंबर ऑफ स्पीकर्स इज कमिंग टू द पार्टी पूछ रहे हैं, इससे बात क्लियर नहीं होगी। देखिए ना, तादाद, एक तादाद की मैं कहता हूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास इज लिटिल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास इज लार्ज। कुछ थोड़ा सा इस तरह से इसका मीनिंग जरा थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। ये डेफिनिट से एक तरह से तादाद हो जाती है, तादाद। जब आ नंबर की बात करेंगे तो वो ब्रॉडर लेवल पे हो जाती है। ओके सर। स्माइल टाइम। आइए वापस चलते हैं जी, नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं जी हम। ये मैंने बेटे शेयर भी कर देना है पीडीएफ फॉर्म में भी, तो आप इसे देख लीजिएगा, घबराने की बात नहीं है। जो क्वेश्चन ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा, जितना हो गया इट्स ओके। बाकी हमारे पास कल का दिन जो है वो ज़ाहिर है, कल आपके दूसरे लेक्चर्स हैं, तो परसों आपका टेस्ट है। जितना समझ आ जाएगा पढ़ने के बाद मैं शेयर कर दूंगा क्लासेस के बाद, उसे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, बात हम कर रहे हैं कि एंड के साथ जब ज्वाइन किया जाए तो नॉर्मली हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे एंड के साथ हमें सिंगुलर कंस्ट्रक्शन भी देनी होती है। वो कब है? जब वो एक ही यूनिट बन जा रहा है, वो एक ही पर्सन की तरफ रेफरेंस हो। जैसे देखें, ब्रेड एंड बटर इज ओनली फूड। ठीक है जी। अब यहाँ देखें, फूड अगरचे एंड के साथ मिलाया गया है, लेकिन फूड एक है। ब्रेड पे बटर लगाने से दोनों चीजें एक फूड बन रही है। ब्रेड एंड बटर इज माई ओनली ब्रेकफास्ट, इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो देखें, मैंने ब्रेड एंड बटर तो यूज किया, लेकिन एंड यूज करने के बावजूद भी मैंने प्लूरल वर्ब नहीं लगाया, क्योंकि दोनों मिलकर एक यूनिट बन गया है। इसी तरह से इसका इडियोमेटिक मीनिंग है, और आपने सेकंड ईयर में इसका इडियम सेंटेंस यूज याद किया है। अब इसका मतलब है रोजी, रोटी। ब्रेड एंड बटर इज हार्ड टू अर्न दीज डेज। इन दिनों रोजी कमाना, रिज़्क कमाना, रोटी कमाना मुश्किल है। तो दोनों में, एक में लिटरल सेंस में यूज किया ब्रेड और बटर, लफ्जी मीनिंग, दूसरे में हमने इडियोमेटिक। दोनों सूरतों में हमने यहाँ इसे सिंगुलर कंस्ट्रक्शन दी है। लेकिन कैसे प्लूरल यूज कर सकते हैं? ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल इन दिस स्टोर। अब ग्रोसरी स्टोर की बात हो रही है, तो ब्रेड अलहदा है, बटर अलहदा है, वो एक यूनिट के तौर पर मौजूद नहीं है। राइट? हम क्या कहेंगे अब? ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल। ब्रेड एंड बटर आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस डिश। जब ब्रेड और बटर अलहदगी में बात हो रही है तो प्लूरल है। तो ये सेंस वाइज समझें कि यहाँ एक सेंस है या डिफरेंट चीजों की तरफ इशारा है। जी, ब्रेड एंड बटर के बारे में क्वेश्चन। सर ये फर्स्ट वाले का क्या? ये बेटा रोटी का जो पीस है, बटर लगा, जब आपने लगा दिया तो वो एक चीज बन गई, एक डिश बन गई। फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट फूड। फिश और चिप्स मिलकर एक डिश, ब्रेड और बटर मिलकर एक डिश, इसलिए मैंने इस लगाया है। दूसरे में मैंने इडियोमेटिक यूज किया उसका। ओके जी। ओके सर, जब कंसेप्ट एक होगा तब हम सिंगुलर यूज करेंगे। कंसेप्ट एक होगा सिंगुलर, जब डिफरेंट है तो प्लूरल। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये वैसे भी प्रोवर्ब है, ये हमें पता है कि हमेशा प्लूरल यूज होती है। एक आइडिया है ना, स्लो एंड स्टेडी। द कोच एंड मैनेजर ऑफ द टीम हैज अराइव्ड। अब यहाँ हमें एंड को कैसे स्पेसिफाई करना है? आर्टिकल का इस्तेमाल।
ऐसे सेंटेंस में हमें कब पता चलेगा कि सिंगुलर वर्ब यूज करना है और कब प्लूरल? जरा गौर से सुनिएगा। द कोच एंड मैनेजर, एक मर्तबा आर्टिकल यूज हुआ है दी, तो हमने इसे एक पर्सन तस्वुर करना है। एक ही शख्स है जो कोच भी है मैनेजर भी है, सेम पर्सन है, कोच भी है मैनेजर भी है। कैसे पता चला? दी एक मर्तबा यूज हुआ। अगर यहाँ अलहदगी में 2 मर्तबा यूज करते, द कोच एंड द मैनेजर, तो हमें फौरी अंदाजा हो जाना था कि अब 2 बंदे मुराद हैं, अब हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, राइट? The coach and manager of the team has arrived. The coach and the manager of the team have arrived. Right? And के साथ ज्वाइन किया है तो आर्टिकल एक होगा तो सिंगुलर वर्ब, 2 हो गए तो फिर प्लूरल वर्ब। ठीक है जी। The novelist and poet is present in the hall. The novelist and the poet are present in the hall. Different articles, plural. Got it? जी बेटे। Prepositional phrases जी, यहाँ आपके पास आप सब्जेक्ट का जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप यहाँ इसको रिवाइज कर लेंगे एक तरह से। The quality of mangoes, the quality of mangoes। जी बेटे, बाकी बेटे अपने अपने माइक को म्यूट रखें, डिस्टर्बेंस हो रही है कुछ बेटों को। जी बेटे क्या पूछना चाह रहे हैं? 2527 जल्दी से पूछो बेटे। नथिंग, चलें फिर होल्ड करें जी। तो बात हो रही है प्रेपोजिशनल फ्रेज की। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। अब यहाँ ये आप ना घबराइएगा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है। सिंपली इसमें ऑफ कोई ना कोई प्रेपोजिशन है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो हम कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज मिलके प्रेपोजिशनल फ्रेज है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। अब यहाँ आपने ये देखना है हमारा सब्जेक्ट क्वालिटी है या मैंगोज है। क्वालिटी सब्जेक्ट है या मैंगोज? क्वालिटी। सर क्वालिटी है। अब देखिए, अभी हमने सब्जेक्ट का एक रूल पढ़ा था और ऑब्जेक्ट का भी पढ़ा कि अगर प्रेपोजिशन के साथ कोई नाउन अटैच हो जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंगोज ऑफ के साथ अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? क्वालिटी। तो क्वालिटी के मुताबिक हमें वॉज चाहिए, वर्ब नहीं। ठीक है, तो करीब तरीन के मुताबिक वर्ब नहीं लगा देना। एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी क्या है? क्लोजनेस। प्रोक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? जो करीब है, उसके मुताबिक आपने वर्ब यूज नहीं करना। आपने सब्जेक्ट को ढूंढ कर, बास का क्वालिटी सब्जेक्ट यहाँ है, दरमियान में बड़ा कुछ आ रहा है, तो दरमियान वाली चीजों से डिस्टर्ब नहीं होना और आपने सही सब्जेक्ट को डिटरमिन करने के बाद वर्ब लगाना है। फूड बिटवीन द टीथ रिजल्ट्स इन डीके। टीथ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फूड है, इसलिए रिजल्ट्स आना है। अगर टीथ सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे फिर रिजल्ट होना चाहिए। बिटवीन की वजह से प्रेपोजिशनल ये फ्रेज बनी और टीथ हमारा ऑब्जेक्ट बना, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? फूड। तो फूड के मुताबिक रिजल्ट्स। प्राइसेस ऑफ द मोबाइल फोन हैव फॉलन। अब प्राइसेस हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसलिए हमने हैव यूज किया, राइट, ना कि हमने प्लूरल यूज किया। द प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन्स हैज फॉलन। मोबाइल फोन की कीमत, मोबाइल फोन की कीमतें गिर चुकी हैं, मोबाइल फोन्स की कीमत बढ़ गई है, राइट। क्या मैं बात कर रहा हूं? यहाँ प्राइसेस हमारा सब्जेक्ट है तो प्लूरल,
अगर मैं कहूंगा प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन्स या द मोबाइल फोन, तो प्राइस क्योंकि सिंगुलर, फिर हमें हैज यूज करना है। द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट पीपल, पीपल सब्जेक्ट है या पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव आउटलुक होती है, अप्रोच, नुक्ता नजर। डेफिनेटली पर्सपेक्टिव हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए वेरीज आना है, वेरी नहीं। पीपल हमारा सब्जेक्ट नहीं है। द फियर सब्जेक्ट है, टेररिस्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए फियर के मुताबिक हैज लगाया और पर्सपेक्टिव के मुताबिक वेरीज यूज किया। सिंपल सी बात कि प्रेपोजिशन के साथ कुछ चीज अटैच करेंगे तो वो नॉर्मली ऑब्जेक्ट होता है, और आम तौर पर हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब यूज नहीं करते। वेरिएशंस तो हैं, लेकिन एक जनरल रूल क्या है कि वर्ब हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं लगाना, सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना। आज का लास्ट पॉइंट देखें, मोर देन वन। अगरचे मोर देन वन अगर हम लॉजिकली देखें तो लगता है कि ये सिंगुलर लेगा, लेकिन लगता है ये प्लूरल लेगा क्योंकि एक से जायद की बात हो रही है ना, लेकिन ग्रामेटिकली ज्यादातर इसे सिंगुलर यूज करना है, राइट। बात चीजें लॉजिकली कुछ है लेकिन ग्रामेटिकली कुछ है। मसलन फॉर एग्जांपल क्या है बात करना चाह रहा, देखिए मोर देन वन स्टूडेंट। अब देखें नॉर्मली सीमिंगली लगता है एक से जायद तालिब इल्म गैर हाजिर है, लॉजिकली लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली इसे ज्यादातर सिंगुलर यूज करना है। मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट। थोड़ी सी डिफरेंट बात है ना, बात का ग्रामर में कुछ बातें डिफरेंट भी होती हैं, देखने में कुछ है लेकिन हकीकतन कुछ और होती है। पक्का कर लें, मोर देन वन को ज्यादातर हम सिंगुलर वर्ब देते हैं और वन के बाद भी सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, आर नहीं लगाएंगे। मोर देन वन बुक इज मिसिंग इन द लाइब्रेरी। जी 10 तक हमने किया जी। किसी बेटे का कोई क्वेश्चन है, एक आध मिनट में वो कर लें जी। जी हाँ जी बेटा। सर जो राइस एंड करी है वो भी उसके लिए भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। सिंगुलर जी बेटे, कोई और बेटे का क्वेश्चन? सर प्रेपोजिशन के बाद जो आता है उसको क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर किसी प्रेपोजिशन के साथ अटैच हो तो वो नॉर्मली ऑब्जेक्ट होता है। वेरिएशंस आती हैं लेकिन हम जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ, इन, एट, बिटवीन वगैरह प्रेपोजिशंस हैं, उनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जी सर जो से आपने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस करवाई हैं उसमें सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा था, तो अगर कोई ऐसे भी वर्ड्स सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के दरमियान में आता हो? आ सकता है बेटे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने जज करना है ना, यही तो आपने जज करना है कि यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है। प्रेपोजिशन वैसे आम हालात में वैसे आ सकता है। जी बेटे 199 2040। जी बेटे पूछे। सर ये पूछे सर, मोर देन वन जब स्टार्ट में आएगा तभी हमने लगाना है वो, उसको सिंगुलर कंस्ट्रक्शन देनी है? कहीं भी आ जाए मोर देन वन, अगर एक क्लॉज में आ रहा है तो वो हमने सिंगुलर ही कंस्ट्रक्शन देनी है। सर स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर आपसे कही ये क्या बात हुई तो आप कह सकते हैं माइकल स्मोन। माइकल स्मोन ग्रामरियन है, उसको कंसल्ट कर लें। कलेक्टिव नाउन के बाद अगर तो तब क्या? कलेक्टिव नाउन के बाद, कलेक्टिव नाउन के बाद नोट का इस्तेमाल। नोट का सेंटेंस बताएं फिर मैं बात करता हूँ आपसे। सेंटेंस बोल के बेटा बात करें, क्या कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल है कि जी द jury dash
नॉट यूनिट द ज्यूरी डैश आगे नॉट यूनिट यानी कि मुतहद नहीं है, तो इधर ये जाएगा कि आपकी बेटे साउंड डिस्टोर्ट होके पहुंच रही है मुझे। आप वॉल पे पोस्ट कर दीजिएगा। मैं क्लासेस से फारिग होने के बाद, मैंने 5:15 5:30 फारिग होना है, उसके बाद फिर मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आप जितने बेटों को भी क्वेश्चंस हैं वो वॉल पे पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? इज इट ओके जी? वॉल पे पोस्ट कीजिए आप। थैंक यू। यस सर। और मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, तो काइंडली कल का जो दिन है आपके पास उस वक्त तक पढ़ लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी वॉल पे पोस्ट कर दीजिएगा या फिर टेस्ट में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। सर टेस्ट इसके अंदर से ही आएगा?